बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इस लेक्चर में फ्राडेज लॉ पे बात करेंगे। फ्राडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। अगर आप एक लूप ले लेते हैं और उस लूप को आप एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एम मीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, या आप इसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और एक परमानेंट मैग्नेट लेके और उस लूप के करीब लेके आते हैं, तो होगा ये कि जो आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है, अगर वो आपके पास एनालॉग गैल्वेनोमीटर है तो उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी। और अगर आप उसको दूर लेके जाते हैं उस लूप से उस मैग्नेट को, तो वो जो आपकी नीडल होगी वो अपोजिट साइड पे डिफ्लेक्ट कर जाएगी। और अगर आप उस लूप के रिस्पेक्ट से अपने मैग्नेट को मूव नहीं करवाते बल्कि स्टैटिक और रेस्ट की कंडीशन में रखते हैं, तो उस केस में ये होगा कि किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में शो नहीं होगी। यही काम आप डिजिटल गैल्वेनोमीटर के साथ भी कर सकते हैं। और हम ये इसको इस पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप नॉर्थ पोल को यहाँ इस तरफ लेके आ रहे हैं तो उस केस में आपके पास यहाँ पे -1 और ये इस तरह से शो होगा। और अगर आप एक स्टेडी स्टेट में रख देते हैं तो आपको 0 शो होगा। और अगर आप इसको दूर लेके जाते हैं मैग्नेट को अपने कॉइल से, तो उस केस में आपको +1 या आपके पास एक यूनिट करंट शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी भी लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, तो उस केस में ये होता है कि आपके जो इस लूप है इसमें एक करंट जनरेट हो जाता है या ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इन अदर वर्ड आप इसको इस तरह से कह सकते हैं। अब जितना तेज़ी से आप इस को अपने इस मैग्नेट को इस लूप के करीब लेके आएंगे, उतना ज़्यादा करंट जनरेट होगा। और जितना आप उसको आहिस्ता लेके आएंगे उतना जो है ना वो कम करंट जो है वो जनरेट होगा। अब ये है कि इस आपको करंट को आप इंड्यूस्ड करंट का नाम देते हैं। जो ईएमएफ आपके पास इंड्यूस्ड होता है इसकी वजह से, क्योंकि ये ईएमएफ है, इसको आप इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते हैं। और इसकी वजह से जो करंट आपके पास वहाँ पे उस लूप के अंदर आ जाता है उसको आप इंड्यूस्ड करंट का नाम देते हैं। ओके, सो अगर आप फ्राडेज लॉ को मैथमेटिकली अगर आप उसको देखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि आप इंडक्शन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको आप एप्सिलॉन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसका जो फार्मूला है वो -d∅b/dt है। d∅b जो है ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, और ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी लूप के अंदर चेंज होगा तो हम कहेंगे कि एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया है। और ये मैथमेटिकल फॉर्म है फ्राडेज लॉ ऑफ इंडक्शन की। वेन एवर देयर विल बी a change in magnetic flux inside a coil, there will be an EMF induced inside that coil. ये हमारे पास फ्राडेज लॉ ऑफ इंडक्शन है। सो फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी बाई बी डॉट डी ए। ये हमारे पास जो फ्लक्स का जो फार्मूला है वो इस तरह से है कि आपने एरिया के ऊपर इंटीग्रेशन लेनी होती है। जो बी आपके पास पूरे एरिया के अंदर मौजूद है उसके साथ तो आपको ये फ्लक्स मिल जाता है। तो अगर आप ये जो आपके पास हमने फार्मूला लिखा है ये सिर्फ एक लूप के लिए, अगर आपके पास एक लूप है और उसके साथ आप डील कर रहे हैं तो ये आपके पास उसके लिए एक फार्मूला है। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा लूप आपने रैप किए हुए हैं और उनके साथ आपने गैल्वेनोमीटर या एमीटर कनेक्टेड है तो कनेक्ट किया है, तो उस केस में फिर आप n लेंगे। ये आपके पास n है, ये नंबर ऑफ लूप को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह हमारे पास ये जो फ्लक्स फाई बी है इसको आप बी ए काज ऑफ थीटा के तौर पे भी ले सकते हैं। तो आपके पास जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला बनेगा वो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ बी ए काज ऑफ थीटा डी टी। ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा लूप का। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी सी डैट एन ईएमएफ कैन बी इंड्यूस्ड इन द सर्किट इन सेवरल वेज। मुख्तलिफ अंदाज में आप चीज़ों को चेंज करके तो आप इंड्यूस कर सकते हैं अपना ईएमएफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैन चेंज विद टाइम। अगर आप बी को चेंज कर दें तो तब भी आपके पास ईएमएफ इंड्यूस होगा। द एरिया इनक्लोज बाय द लूप कैन बी चेंज विद टाइम। अगर आप एरिया को चेंज करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट से तो तब भी आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे होगा। दी एंगल, अगर आप इस एंगल थीटा को चेंज करते हैं बिटवीन बी एंड नॉर्मल टू द लूप, अगर आप लूप के और बी के दरमियान जो एंगल थीटा बन रहा है नॉर्मल टू द लूप के दरमियान में एंगल थीटा जो बन रहा है इसको चेंज करते हैं तब भी आपके पास एप्सिलॉन चेंज होगा, मतलब कि एप्सिलॉन इंड्यूस होगा, मतलब करंट इंड्यूस होगा। एनी कम्बिनेशन ऑफ अबव कैन अकर। अब इनमें से किसी एक को दो चीज़ों को चेंज कर लें, एक को छोड़ दें, दो को तीन को कर लें, जिस तरह से भी आप कम्बिनेशन लेंगे तो तब भी आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। लेकिन एक बात आपने यहाँ पे ये देखनी है कि
अगर आपके पास बी की वैल्यू 10 है, लेट से ए की वैल्यू आपके पास लेट से 4 है, और काज ऑफ थीटा की वैल्यू लेट से कि आप 90 डिग्री ले लेते हैं या 45 डिग्री ले लेते हैं, तो उस केस में ये होगा कि आपका जब तक ये सब चीज़ें, ये तीन चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होंगी, अगर ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का यहाँ पे हमें कोई तस्वर यहाँ पे नहीं मिलेगा, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे नहीं होगा। अगर ये सारी विद रिस्पेक्ट टू टी चेंज होती हैं, टाइम गुजरने के साथ साथ ये चीज़ें चेंज होती हैं, बी ए या थीटा, तो फिर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। ये बात आपने यहाँ पे एक नोट करनी है इस इक्वेशन से। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक क्विक क्विज है, ये आपकी असाइनमेंट के तौर पे आप इसको करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसी कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको हम फिलहाल नहीं कर रहे, आप इनको एक दफ़ा रीड कर सकते हैं, फिर आपको इनकी किसी हद तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन अ कॉइल, अगर आप मतलब कि किस तरह से इंड्यूस कर सकते हैं कॉइल को या ईएमएफ को किसी भी कॉइल के अंदर। अ कॉइल कंसिस्ट ऑफ 200 टर्न्स ऑफ वायर, ईच टर्न इज अ स्क्वायर डी is equal to 18 centimeter and a uniform magnetic field directed perpendicular to the plane of the coil turned is turned on. If the field changes linearly from 0 to 0.50 Tesla in 0.80 second, what is the magnitude of induced EMF in the coil while the field is changing? तो ये हमारे पास है कि आपने फील्ड व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो जब आपके पास फील्ड चेंज हो रही होगी किसी एक खास वैल्यू से दूसरी तक, तो उसके बाद आप क्या करेंगे। सो एप्सिलॉन का फॉर्मूला आपको पता है, एन डी फाई बाई डी, डी फाई बी बाई डी टी है, इज इक्वल टू एन डी बी ए, आपने फाई की जगह बी ए कर दिया, डी टी आपके पास यहाँ पे एस एच है, एन ए डी बी बाई डी टी, आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे, और उसके बाद आपके जो चीज़ आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी एन, और साथ में आपने डी स्केयर इसको कर लिया, जो कि आपके पास जस्ट एरिया ही है, आपने जस्ट उसके जो डायमेंशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली इसको डी का नाम दे दिए, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सो बी एफ माइनस बी आई अवर डेल टी, बी एफ की वैल्यू आपको 0 से 0.5 टेस्ला तक चेंज हो रहा था, इसकी वैल्यू आपको दी हुई थी। इसी तरह आपको डेल टी की अगर आप बात करें तो वो भी आपके पास कुछ चेंज हो रही थी, वो आपके पास टी इन 0.80 सेकंड है, तो ये भी आपके पास चेंज हो रहा था, तो मतलब कि उसको आपने यहाँ पे पुट कर दिया, और एट दी एंड आपको जो आंसर मिला वो आपको जो आंसर मिला है 4.0 वोल्ट आपको ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर आपके पास 200 टर्न्स हो, और वो जो आपके पास जो कॉइल हैं उनकी जो लेंथ है, उसका जो एरिया है, जो वो आपके पास जो लूप का एरिया होगा वो 0.18 मीटर, अगर आपके पास उसका मीटर स्क्वायर उसका एरिया बनता है, सॉरी 0.18 नहीं, इसको जस्ट आप जब 2 के साथ में मतलब कि इसको डबल करेंगे तो वो मल्टीप्लाइड बाय मतलब इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो वो जो एरिया बनेगा वो आपके पास, और इस तरह से ये आपका, इस तरह से उसकी वैल्यू 4.0 वोल्ट आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी। व्हाट इफ वी आस्क टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, अगर आपको ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल गया तो इस ईएमएफ की वजह से जो करंट इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड करंट जो होगा उसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आपका क्या आंसर होगा। तो उसके लिए जिस सिंपल इतना है कि आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, हमने इससे पहले पढ़ा है, तो ये वी इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम यहाँ पे उसके मैग्नीट्यूड को यहाँ पे हम पुट कर देंगे और जस्ट इसको डिवाइड करेंगे, और उसके बाद आपको 2.0 एम्पियर ये आपको एक वैल्यू मिल जाएगी करंट की, तो ये इंड्यूस करंट होगा आपके पास जो कि इसके अंदर जनरेट होगा। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी के लेक्चर के लिए हम सिर्फ इतना ही करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या और हम उसको डिस्कस करेंगे।